हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। मैंने जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज शुरू की हुई है जो एनसीईआरटी की किताबों का चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नियंत्रण तथा समन्वयन यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। इसमें जो एमसीक्यूज होंगे क्या क्या कवर करेंगे? तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां, पादप एवं जंतु हार्मोन व उनके कार्य। इनसे रिलेटेड आप 50 एमसीक्यूज इस वीडियो में पढ़ेंगे। विगत वर्षों में देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सामान्य विज्ञान के 90 से 95% क्वेश्चन, कितने 90 से 95% क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी साइंस सीरीज के वीडियो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि इनमें एनसीईआरटी विज्ञान की किताब का चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रण तथा समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें हमें दिमाग की जरूरत तो पड़ेगी, यानी कि वहाँ हमारा तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका सिस्टम अर्थात तंत्रिका ऊतक काम करेंगे। ठीक है। अब तंत्रिका ऊतक यानी कि जो ऑर्डर देंगे, आज्ञा देंगे, उसको जो कार्य को आगे संपादित कौन करेगा? उस कार्य को संपादित करने के लिए हमें हमारी पेशियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। पेशियों की सहायता से, जैसे हाथ से हम कोई बर्तन को उठाते हैं तो उसमें हमारा पेशीय ऊतक यूज होगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण तथा समन्वयन का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे द्वारा लगाया जाता है। यह सूचना तंत्रिका कोशिका के किस सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है? यानी कि ग्रहण की जाती है और वहां से ट्रांसफर की जाती है उसको डिकोड करके। ठीक है, उसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग करके कैसे आगे वो उसको ट्रांसफर करती है। शुरू में जो उपार्जित करता है वो सिरा होता है तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट। डेंड्राइट मतलब द्रुमाकृतिक। तो कहां से की जाती है? द्रुमाकृतिक सिरे से। जैसे यहाँ देखिए आप, ये तंत्रिका कोशिका दिखाई दे रही है आपको, और इस तंत्रिका कोशिका में ये जो सिर की ओर ये जो है ना डेंड्राइट, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट, जो ये निकले हुए तंतु जैसे डेंड्राइट अर्थात द्रुमाकृतिक। इनसे सूचनाएं क्या की जाती है? उपार्जित की जाती है वातावरण से। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका में रासायनिक क्रिया द्वारा बने विद्युत आवेग किसके द्वारा तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिकाओं तक ले जाया जाता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, ये डेंड्राइट जो होते हैं यहाँ तो सूचना उपार्जित होती है, ग्रहण कर ली, ट्रांसफर कैसे होगा वो सूचना? तो यहाँ से क्या होता है, यह सूचना ग्रहण करते हैं। सूचना ग्रहण करके रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है? विद्युत आवेग उत्पन्न किया जाता है। वो आवेग आगे ट्रांसफर होता है और आगे ट्रांसफर होकर ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पे वापस केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो ये जो जोड़ दिख रहा है आपको, जहां एक तंत्रिका का जो सिरा है वो दूसरे तंत्रिका के सिरे से जुड़ा हुआ होता है, वहां एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को कहते हैं सिनेप्स। और उसी के थ्रू जो सूचना जो है वो एक तंत्रिका कोशिका से अन्य तंत्रिका कोशिका में ले जाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। ये जो गैप है ये क्या है? सिनेप्स। सिनेप्स के द्वारा सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन कौन करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग होता है मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है वो, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ये जो दिख रहा है आपको, अग्र मस्तिष्क। सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार का आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस हिस्से द्वारा नियंत्रित होते हैं? जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के कौन से हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है? ये नियंत्रित होती है
पश्च मस्तिष्क के द्वारा। किसके? पश्च मस्तिष्क के द्वारा, जिसमें ये आप देख रहे हैं पीछे, जिसमें आता है आपका पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये क्या है? ये आपका है पश्च मस्तिष्क। ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर, लार का आना। कोई भी चीज हम देखते हैं स्वादिष्ट तो हमारे मुंह में लार आ जाता है, तो अनैच्छिक क्रिया है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो लार का आना, या वमन, जैसे जो वॉमिटिंग आती है, ठीक है, वो कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होती है मस्तिष्क के? वो होती है पश्च मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार का आना तथा वमन मस्तिष्क के किस हिस्से द्वारा नियंत्रित होते हैं? अब हमने देखा था कि पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन पश्च मस्तिष्क में भी कौन सा हिस्सा है जो इन्हें नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क में ये देखिए, ये पश्च मस्तिष्क है और इसमें ये क्या क्या रहते हैं? पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। तो ये जो मेडुला है ये क्या करता है? इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा? मेडुला। नेक्स्ट है कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो जैसे सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, ये नियंत्रित होता है पश्च मस्तिष्क के द्वारा। कौन से? पश्च मस्तिष्क के द्वारा, जो पीछे वाला मस्तिष्क है उसके द्वारा। जैसे बैलेंस है, एक्यूरेसी है, तो इसमें कौन सा हिस्सा है जो इन्हें नियंत्रित करता है? वो होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्या है? पश्च मस्तिष्क का वह भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं की शुद्धि, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यह इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, तो ये इसको कौन नियंत्रित करता है? बैलेंस और एक्यूरेसी या शुद्धि, संतुलन। ठीक है, इसे करता है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। इस प्रकार पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, जैसे हम छुई मुई के हाथ लगाते हैं तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? अब अपनी जल की मात्रा में कमी कर लेता है वो पेड़, इस प्रकार से वो पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा जल की मात्रा में परिवर्तन करके। ठीक है, तो जल की मात्रा में परिवर्तन करके पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वह हार्मोन जो एक पेड़ के प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, कौन सा है? ठीक है, जैसे देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ का ये अग्रभाग, जैसे ऊपर एक मैं आपको बना रहा हूं, यहाँ जो पत्ती दिख रही है आपको, इस पत्ती के आगे मैंने सूरज बनाया है। ठीक है, तो ये जो अग्रभाग है, ये पत्ती वाला आप देख रहे हो, जो नई नई कोपल है जहाँ फूटती है, प्ररोह जिसे बोलते हैं हम, उस अग्रभाग में कौन सा वाला हार्मोन पाया जाता है जो वृद्धि को मतलब बढ़ाता है? कहने का मतलब वृद्धि को पुश करता है। ठीक है, तो वो वृद्धि वाला भाग में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? वो होता है ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन। नेक्स्ट है वह पादप हार्मोन जो पौधे के तने की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे की तने की वृद्धि में कौन सा सहायक होता है? ये होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। वह पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा फल और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो फल और बीजों में अधिक सांद्रता में जो पाया जाता है, अर्थात कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, वो कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आपने 3 हार्मोन पढ़े, तीनों पादप हार्मोन कौन कौन से थे? ऑक्सिन। ऑक्सिन पाया जाता है प्ररोह में, यानी कि अग्रभाग में जहां वृद्धि होती है, नई डालियां फूटती है, नई कोपलें फूटती है। दूसरा आपने पढ़ा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन का यूज क्या है? तने की वृद्धि के लिए यूज होता है। ठीक है, और थर्ड आपने पढ़ा कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? जो कोशिका विभाजन है उसको प्रेरित करता है, फल और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से वह पादप हार्मोन जो पादप वृद्धि में सहायक नहीं होता। तो हमने पहले पढ़े 3 हार्मोन, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये सब क्या है? ये पादप की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, वो पादप की वृद्धि में सहायक नहीं है।
इसको क्या कहा जाता है? इसे संबंधक हार्मोन कहा जाता है, यानी कि ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संबंधक हार्मोन। और ये बाकी के जो तीनों हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? ये पादप में वृद्धि में सहायक होते हैं। निम्न में से वह कौन सा हार्मोन है जिसके प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? तो कौन सा हार्मोन होगा? जाहिर सी बात है कि वो हार्मोन तो होगा नहीं जो पादप वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि जो संबंधक है वो ऐसा हार्मोन होगा जिससे पत्तियां मुरझा जाती है, अर्थात एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वो क्या करता है? उसका प्रभाव जब ज्यादा हो जाता है तो पत्तियां मुरझा जाती है, एब्सिसिक अम्ल। लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? लार ग्रंथि, तो देखिए ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक होती है बहिस्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो एंजाइम का स्राव करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन का स्राव करती है। एक दूसरा अंतर क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका युक्त होती है, ठीक है, यानी जिनमें डक्ट होती है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है, वाहिनी विहीन होती है, अर्थात डक्टलेस होती है। ठीक है, अब देखिए तो लार ग्रंथि किस में आती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार ग्रंथि आती है बहिस्रावी ग्रंथि में। किसमें? बहिस्रावी ग्रंथि में। और इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या क्या हैं बहिस्रावी ग्रंथि के? लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी आती हैं? जैसे पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन सा है जो खतरे की स्थिति में हमारे शरीर को तैयार करने में सहायक होता है? ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो इसका स्राव करती है। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो नीचे दिए गए हैं इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखिए इंसुलिन, इंसुलिन जंतु हार्मोन है। थायरोक्सिन, ये भी जंतु हार्मोन है। और एस्ट्रोजन, ये भी जंतु हार्मोन है। ठीक है, बाकी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? ये पादप हार्मोन है। कौन सा है? पादप हार्मोन। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता था उसे कहते थे सिनैप्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सिनैप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए दे रखा है सोचने के लिए। तो ज्यादातर छात्र क्या करते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं और टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, यहां गलती कर देते हैं। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए, या फिर बाकी के ऑप्शन कई छात्रों को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, ये बिल्कुल सही है। मस्तिष्क का कार्य सोचने के लिए है। लेकिन ऑप्शन बी भी सही है। मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है। जो हृदय धड़कता है उसके लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। पश्च मस्तिष्क, यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है हमारा, वो शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपके यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर सही हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? ये तो हम सभी जानते हैं कि ये पौष्टिक होता है। क्यों होता है? तो देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है हमारी, वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। लेकिन इसको थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? आयोडीन। इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए।
अवटु ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? अवटु ग्रंथि का मतलब थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इससे स्रावित हार्मोन कौन सा है? ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमें अभी पढ़ा था हमने। इसको बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती थी। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन बी, शरीर की वृद्धि, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे रखा है, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो तीनों काम करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हड्डी, बाल इन सब के विकास के लिए उत्तरदायी है, ये कोशिकीय श्वसन की गति को भी तीव्र करता है। तो यहाँ पे तीनों आंसर सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम रिक्त स्थान रोग से प्रभावित हो सकते हैं। यदि आयोडीन की कमी होती है तो हम पढ़ते आ रहे हैं इसको काफी दिनों से, कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा यानी गॉइटर, जो गर्दन फूल जाती है वो कौन सा है? घेंगा अर्थात गॉइटर। निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो कि हमारी वृद्धि में सहायक होता है वो कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारा कपाल। कहाँ पे? कपाल। रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? रक्त में जो शर्करा है उसका स्तर का नियंत्रण कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, उसका स्राव कम हो जाता है, तो हम कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं? मधुमेह रोग से। चलिए नेक्स्ट क्या है? वह हार्मोन जिसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है, ये कौन सा हार्मोन होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है LTH हार्मोन। कौन सा? LTH हार्मोन। LTH का मतलब क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये उत्तरदायी होता है स्तनों में दुग्ध स्राव के लिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि स्थित होती है हमारे कपाल में, मस्तिष्क में, अर्थात कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में। किसमें? एक स्फेनॉइड हड्डी में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसमें पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। निम्नलिखित में से थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने पढ़ा है थायराइड ग्रंथि से स्राव होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? घेंगा, गॉइटर। अब ये तो सबने पढ़ा है, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं? घेंगा या गॉइटर इस पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना है, बाकी के ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं, और एक बार पढ़ लिए तो आपको आसानी से ऑब्जेक्टिव देख के आसानी से याद आ जाते हैं। दूसरा, इससे जड़ मानवता रोग भी होता है जो बच्चों में होता है। बच्चों में जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो मानसिक और शारीरिक विकास उनका अवरुद्ध हो जाता है, ये होता है जड़ मानवता। ठीक है। थर्ड है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा रोग भी थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। ये युवावस्था में होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना यानी कि उपापचय का बिगड़ना। इस उपापचय के बिगड़ने से क्या होता है? BP लो हो जाता है युवाओं में। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्सिडिमा रोग। ठीक है। इसके अलावा एक चौथा रोग और होता है थायरोक्सिन की कमी से, वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? ये जनन कार्य को प्रभावित करता है। इससे मनुष्य बहरा भी हो सकता है और गूंगा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे थायरोक्सिन कमी से 4 रोग। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्या है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है?
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण जो हार्मोन करते हैं वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? वो होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्लैंड से, यानी कि पराअवटु ग्रंथि से। यहाँ ये हार्मोन कौन कौन से हैं? ये होते हैं पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये दो हार्मोन हैं। पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब कैल्शियम की कमी हो जाए ब्लड में, तो ये उसे फिर लेवल में लाता है। ऐसे ही कैल्सीटोनिन क्या करता है? जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है ब्लड में तो उसको फिर कम करता है और लेवल में लाता है, यानी कि नियंत्रित रखते हैं। ये दोनों हार्मोन मिलके कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं ब्लड में। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट कौन सा हार्मोन है? अर्थात वह हार्मोन जो हमें कठिन परिस्थितियों में तैयार करता है, वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। एडिसन रोग का कारण है। एडिसन रोग का कारण क्या है? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। एड्रेनल जो ग्रंथि होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स जो बाहरी परत होती है ग्रंथि की, और दूसरा होता है मेडुला, वो अंदरूनी परत होती है। ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है उससे स्रावित हार्मोन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। यदि ये कॉर्टेक्स का जो सतह है वो विकृत हो जाए तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, यानी कि उपापचय बिगड़ जाता है। और ये उपापचय बिगड़ना क्या होता है? एडिशन रोग हो जाता है इससे। ठीक है, यही क्या है? एडिशन रोग है। अर्थात यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों, कॉर्टेक्स का विकृत हो जाना और उपापचय प्रक्रम में गड़बड़ी। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये एडिशन रोग के कारण है। निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन सा है जो अंडाशय से स्रावित नहीं होता? अंडाशय से स्रावित नहीं होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इनमें से देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेशन, ये तीनों हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं, लेकिन कैल्सीटोनिन ये अंडाशय से स्रावित नहीं होता है। ये किससे स्रावित होता है? ये पराअवटु ग्रंथि अर्थात पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन और यौन आचरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। हृदय गति एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में मेडुला पढ़ा था। तो मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एपिनेफ्रिन। कौन सा? एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? हृदय की गति को बढ़ाता है, यानी बीपी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ाता है। तो ये हृदय की गति एकाएक रुक जाए तो उसे पुनः चालू करने में सहायक हार्मोन है। कौन सा? एपिनेफ्रिन। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग कितना होता है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कपाल में, स्फेनोइड हड्डी में, जो छोटे से गड्ढे में पाई जाती है। तो इसका आकार भी छोटा सा होता है। और कितनी वेट कितना होता है इसका? इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से। वाहिनी विहीन मतलब डक्टलेस। कौन सी? डक्टलेस। और जो वही स्रावी ग्रंथि होती हैं वो कैसी होती हैं? वो डक्ट युक्त होती हैं। ठीक है, यानी कि वो वाहिनी युक्त होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई? वाहिनी विहीन ग्रंथि, डक्टलेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड ये ग्रंथि है। जठर नहीं, ये रस है, क्योंकि ये क्या है? ये आमाशय से स्रावित होता है, जठर रस। यकृत ये भी ग्रंथि है। अग्नाशय ये भी ग्रंथि है। तो यहां क्या हुआ? जठर ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड को।
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है 0.6 ग्राम की, अर्थात कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो हमारी लंबाई बढ़ाती है, पोषण में सहायक होती है और जनन में भी सहायक होती है। तो पीयूष ग्रंथि का जो काम है वो सिर्फ लंबाई बढ़ाना ही नहीं है, वो पोषण में भी सहायक होती है और जनन में भी सहायक होती है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी हुई? पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात पीयूष ग्रंथि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिए, एग्जाम में आता रहता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो गाय और भैंस के थनों में यदि दूध नहीं आता है तो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन होता है जिससे उसके थनों में दूध आ जाता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि ना पूछ के आपसे ये पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो वो होती है आपकी लीवर ग्लैंड। ठीक है, यानी कि यकृत वाली ग्रंथि, यह आपको ध्यान रखना है, लीवर ग्रंथि। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? आंसू का श्रवण करती है, जिनसे आंसू निकलते हैं, वो कौन सी होती है? ये होती है लैक्रीमल। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये यहाँ है, ये लेफ्ट साइड में जो पलक है, यहाँ पे जो आँख का एंड पार्ट है उस तरफ की पलक पे, और दूसरी जगह पाई जाती है आपके नाक के पास का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे लैक्रीमल पाई जाती है। ठीक है, तो लैक्रीमल किसके लिए उत्तरदायी होती है? आंसुओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। वो ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है वो कौन सी है? वो होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ये कौन सी ग्रंथि है? ये होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, जिससे आपको पता है इंसुलिन निकलता है, तो बाह्यस्रावी की तरह कार्य करती है, और बाकी हार्मोन जो निकलते हैं वो उस समय अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। ठीक है, तो आपको देखिए सारी ग्रंथि के स्थान में बता देता हूं एक बार में ही। यहां देखिए, आप लेफ्ट साइड वाले फिगर में देखिए, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये सब कहाँ हैं? ये सब पश्च मस्तिष्क के हिस्से में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में भी कहाँ है? पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, अब अगला देखिए आप, परावर्तु ग्रंथि अर्थात पैराथायराइड ग्लैंड और अवटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड ये दोनों ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। ठीक है, कंठ अर्थात गले के पास। थाइमस ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो यहाँ पाई जाती है चेस्ट के फ्रंट पे, जो हमारी छाती है, सीना, इसके फ्रंट पे, जहाँ दोनों फेफड़े के ये जो नली निकली हुई है, इसी जगह पे ये पाई जाती है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अब आइए अग्नाशय, ये आपको दिख रहा है पैंक्रियाज। ठीक है, ये कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। और एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? ये वृक्क के जो ऊपरी हिस्से हैं जस्ट,
यहाँ होती है कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और बाकी बचते हैं नर अर्थात पुरुषों में पाया जाता है वृषण ग्रंथि जो उसके जननांग में होती है, और इसी प्रकार से उसकी जगह मादा में पाया जाता है अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, यहाँ ये मादा जननांग में पाई जाती है। ठीक है, बाकी के नर और मादा अर्थात पुरुष और स्त्री में बाकी के हार्मोन सेम है, सिर्फ जननांग वाले हार्मोन डिफरेंट है, जो पुरुषों में वृषण और मादा में अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। लेकिन अग्नाशय में भी कौन सी सेल से स्रावित होता है? तो ये होता है बीटा सेल से। ठीक है, कौन सी? बीटा कोशिका। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित कहां से होता है? बीटा सेल से, अर्थात कहां से? पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज द्वारा। ये जो पैंक्रियाज है यहाँ बीटा सेल होती है और इन्हीं से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 की बायोलॉजी का पार्ट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।